नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपीएससी विंग्स में। जहां हम रोज लेकर आते हैं, यानी कि कल से ही शुरू किया है यूपीएससी सिलेबस से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स विश्लेषण, वह भी पूर्णतः हिंदी में। यहाँ सिर्फ आपको घटनाएं नहीं मिलेंगी बल्कि उसका मिलेगा जीएस के साथ लिंक, और जिस भी जीएस के टॉपिक से लिंक होगा उसका पूरा का पूरा स्टैटिक हम यहाँ पे आपको रिवीजन करवाएंगे। और साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी एकदम प्रीलिम्स के स्तर का। अगर आप भी यूपीएससी के हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपकी डेली तैयारी रिवीजन का अभिन्न अंग बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं 5 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स का। पहले न्यूज़ की तरफ। तो पहला ये न्यूज़ ये है कि कल पहली खबर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी प्रवासियों को भारत का गर्व बताते हैं। अभी त्रिनिदाद और टोबैगो में मोदी जी विदेशी टूर पर निकले हैं, जहां ब्रिक्स समिट जो ब्राजील में होने वाला है उसको भी अटेंड करेंगे। तो उससे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो में मोदी जी भारतीय प्रवासी को संबोधित करते हुए ये कहा कि दुनिया भर में जो 3.5 करोड़ भारतीय मूल के लोग फैले हुए हैं, ये भारत का गौरव है। और उन्होंने यह भी घोषणा की कि जो त्रिनिदाद और टोबैगो की छठी पीढ़ी है जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, उनको जल्द ही ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, मतलब ओसीआई कार्ड मिलेगा। और ये ओसीआई कार्ड होता क्या है? ओसीआई कार्ड बेसिकली उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके पूर्वज कभी भारतीय नागरिक रहे थे। पूर्वज कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेजी शासन के दौरान भारत से विदेशी देशों या विदेशी क्षेत्रों में जाकर बस गए, उनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिया जाएगा। ये होता है कि अगर किसी भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिया जाता है किसी भी पर्सन को, तो भारत आने के लिए उसे किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर त्रिनिदाद टोबैगो के किसी सदस्य को, यानी वहाँ किसी नागरिक को ओसीआई कार्ड दिया जाता है, जब भी वो इंडिया आएगा, भारत की तरफ भारत में आएगा, तो उसे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो नागरिक भारत का नहीं है, वो नागरिक है त्रिनिदाद और टोबैगो का। तो ये ओसीआई कार्ड इन्हें ऐसे हो दिया जाता है। ये इसका मतलब ये होता है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पूरी दुनिया में ये एम्बेसडर है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया। और प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ, भारतीय समुदाय की धार्मिक आस्था को उल्लेख करते हुए भारत से उनके सांस्कृतिक जुड़ाव पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी गिरमिटिया समुदाय जो उपनिवेश काल में भारत से मॉरिशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका और कैरिबियन द्वीपों तक भेजे गए थे, अनुबंधित श्रमिक थे। अंग्रेजों ने अपने काम करवाने के लिए दुनिया के हर इलाके में, अगर आप भारत से पश्चिम की तरफ देखना शुरू करेंगे तो ये है दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका के ठीक नॉर्थ में ये है वो देश त्रिनिदाद और टोबैगो, एक आइलैंड कंट्री है। सिर्फ इस देशों में नहीं बल्कि अगर आप इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर आप देखोगे तो ये रहा वो फिजी देश। यहाँ भी भारतीय नागरिक आप मतलब भारतीय देखने को मिलेंगे। जो अंग्रेजों ने उपनिवेश काल के दौरान में इन्हें भारत से विदेश भेजा काम करने के लिए, तो मोदी जी ने इनका भी जिक्र किया कि इनके साथ संबंध हमारे गहरे हैं। और गिरमिटिया मजदूर अधिकतर भोजपुरी भाषी क्षेत्र से, और भोजपुरी भाषी क्षेत्र में अगर दिखाऊं तो कि भारत की तरफ भारत और ये जो इलाका है झारखंड, एमपी का ईस्ट वाला इलाका, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, फिर बिहार, इनको यहीं से लेकर गए और इन्हीं को गिरमिटिया मजदूर कहा। इन्होंने भारतीयों को बताया भारत का गौरव, और छठी पीढ़ी को जल्दी ही ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिया जाएगा। गिरमिटिया समुदाय से संबंधों को सशक्त बनाने के प्रधानमंत्री जी ने यह भी बात बोली कि भारत सरकार की तरफ से गिरमिटिया समुदाय के साथ संबंध को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस समुदाय में वे लोग शामिल हैं, मैंने अभी बताया कि जो ब्रिटिश उपनिवेश काल में कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिक के रूप में, कि
हम आपके या फिर आपको इतना टैक्स माफ कर रहे हैं भारत में, या फिर इतनी जमीन का मालिकाना हक आपको दे रहे हैं, या जबरदस्ती भी खरीद कर विदेशों में इन्हें पहुंचाएगा, और तब से लेकर अब तक वहीं पर है। भारत से इंडो पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक हम रीजन कहते हैं ना, ये है इंडियन ओशियन और ये है पैसिफिक ओशियन। तो इस इलाके को हम इंडो पैसिफिक ओशियन का नाम देते हैं या इंडो पैसिफिक रीजन का नाम देते हैं। प्रमुख बिंदु क्या है, तो त्रिनिदाद और टोबैगो की गिरमिटिया विरासत भारत से गहरे सांस्कृतिक संबंध रखती है, विशेषकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से। और भोजपुरी भाषी प्रवासी भारतीयों का मुख्य स्रोत रहा है, जो कैरिबियाई देश फिजी, हिंद महासागर के द्वीपों में बसे हुए हैं, पैसिफिक ओशियन में भी बसे हुए हैं, मैंने आपको दिखाया। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि भारत सरकार अतीत को चिन्हित कर रही है, और प्रवासी दिवस के अवसर पर वैश्विक स्तर पर गिरमिटिया समुदाय से सम्मान पूर्वक जुड़ाव की कई पहलें भी शुरू की गई हैं। तो ये गिरमिटिया को लेकर एक न्यूज थी। गिरमिटिया को लेकर न्यूज इसलिए भी थी कि प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत की, उनसे मुलाकात की समुदाय से, और उसके बाद वो फिर ब्राजील में ब्रिक्स के लिए जाएंगे। तो प्रीलिम्स के लिए आप देख सकते हैं, और मेंस में भी ये सवाल पूछा जा सकता है, खास करके भारतीय इतिहास, और वो भी भारतीय इतिहास में आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास का कॉम्बिनेशन बनाकर सवाल पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। दूसरा न्यूज़ ये है कि भारत ने अमेरिका को जवाब दिया डब्ल्यूटीओ में कि $724 मिलियन की हम टैरिफ लगा सकते हैं। डब्ल्यूटीओ को इन्फॉर्म किया है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे अगर हमें अमेरिका हम पे टैरिफ लगाता है। और ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने भारतीय ऑटोमोबाइल्स उसके पुर्जों पर बढ़ाए गए टैरिफ के जवाब में कदम उठाया, और अमेरिका एक प्रारंभिक व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप देने की स्थिति में है। और इसमें भारत की एक टीम, जिसका नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल, और ये सेक्रेटरी, और ये भी आईएएस। आईएएस बनने के कई सारे फायदे। विवाद का कारण अमेरिका के द्वारा टैरिफ का बढ़ाया जाना। क्या हुआ कि 26 मार्च 2025 को अमेरिका ने भारत से आयातित जो वाहन थे, जो हल्के ट्रक्स थे, ऑटोमोबाइल्स थे, उन पर 25% की एक्स्ट्रा शुल्क लगा दिया था। भारत ने 3 जुलाई को, यानी कि परसों, डब्ल्यूटीओ को एक भेजे पत्र में बोला कि अमेरिका की जो कार्रवाइयां है ना, ये सेफ गार्ड मेजर्स नहीं है। भले ही डब्ल्यूटीओ औपचारिक रूप से सूचित ना किया गया हो, यानी कि अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ को बताया नहीं, लेकिन ये सेफ गार्ड मेजर्स नहीं है। भारत को सीधा सीधा कानूनी रुख है। भारत ने अपने पत्र में ये बोला है कि डब्ल्यूटीओ के जो मूल समझौते हैं, गैट 1994 और एग्रीमेंट ऑन सेफ गार्ड्स, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ गैट नहीं होगा, यहाँ पर डब्ल्यूटीओ 1994 होगा, जो 1 जनवरी 1995 से अस्तित्व में आ गया था। और ये जो डब्ल्यूटीओ का आर्टिकल है 12.3, जिसके अंतर्गत ये है एग्रीमेंट ऑन सेफ गार्ड, इसके तहत परामर्श भी नहीं हुआ। भारत आर्टिकल 8, यानी ये जो एग्रीमेंट ऑन सेफ गार्ड्स है, छूट या अन्य किसी भी कमिटमेंट को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, ताकि व्यापार पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको काउंटर बैलेंस किया जा सके। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही हम पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। तो ऐसा भारत का स्टेटमेंट रुक है। अब ये भारत ने रिप्लाई किया रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, डब्ल्यूटीओ को पत्र लिखा। ये तो सिर्फ एक न्यूज एंड ट्रांजिशन थी। अब हम पूर्णतः एक डब्ल्यूटीओ जो एक संगठन है उसको हम देख लेते हैं। डब्ल्यूटीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और इसका उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में जो व्यापार हो रहा है उसको फ्री, निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट बनाना है। और सिर्फ व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं का नहीं, बल्कि बौद्धिक संपदा अधिकार, आपने सुना होगा आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, किसको कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसको कहते हैं जो
नूतन सृजन है, मतलब आज से पहले वो एग्जिस्टेंस में नहीं था। जैसे किसी ने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया किसी चीज के लिए, जैसे मैं यही पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए भी ये क्या है, ये आईपीआर ही है। आईपीआर का एक एग्जाम्पल है। अब ऐसा दूसरा कोई नहीं बना सकता। सॉफ्टवेयर है कुछ भी ऐसा जो पहले आज से अस्तित्व में नहीं था, उसको हम आईपीआर कहते हैं। तो वस्तुओं, सेवाओं और आईपीआर से जुड़े व्यापार नियमों का नियमन करता है विश्व स्तर पर। इसका इतिहास क्या है? तो 1944 में अमेरिका का एक शहर है ब्रेटन वुड, वहां पर 44 देश मिलते हैं और साइन करते हैं एग्रीमेंट। और तीन संस्थाएं निकलकर सामने आती हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये एक अस्थायी व्यवस्था थी जहां वर्ल्ड बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन था, आईएमएफ एक ऑर्गेनाइजेशन था, ये जो गैट था ये सिर्फ एक संधि थी, यानी एक समझौता जो बाध्य नहीं था अगर कोई विदेशों से मानने से इनकार कर दे। तो इसको रिप्लेस करने के लिए उरुग्वे 7 या 8 राउंड की मीटिंग होती है उरुग्वे में। अगर मैं उरुग्वे दिखाने का प्रयास करूं तो ये है प्यारा भारत। प्यारे भारत से जब हम पश्चिम की तरफ चलेंगे, अफ्रीका के पार, ब्राजील के दक्षिण में ये रहा उरुग्वे। साउथ अमेरिकी देश है और अटलांटिक ओशियन के साथ सीमा साझा करता है, और ये मॉन्टेविडियो की राजधानी जो कोस्टल शहर है। यहाँ पे 7 या 8 राउंड की बात होती है। और फिर 1995, 1 जनवरी 1995 डब्ल्यूटीओ एग्जिस्टेंस में आता है और गैट को रिप्लेस करता है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके मेंबर 164 है 2023 तक। और एक और चीज़ कि दुनिया में अगर कोई देश दुनिया में कोई देश अगर डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, सॉरी, अगर वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, तो वो बाय डिफॉल्ट आईएमएफ का मेंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, जाहिर सी बात है अपनी लोकल करेंसी में नहीं लेगा। जैसे इंडिया अगर चाहे तो रुपये में नहीं ले सकता है, उसे डॉलर में या कोई अन्य करेंसी जो इंटरनेशनल मार्केट में चलती हो। तो भारत डॉलर में लेगा, डॉलर में लेगा तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाना पड़ेगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाने के लिए ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मामला होता है, इसमें करेंसी कौन देता है? इसमें करेंसी देता है आईएमएफ। क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने तो सॉरी, वर्ल्ड बैंक ने तो लोन दे दिया, लेकिन इंटरनेशनल करेंसी आपको कौन देता है? ये आईएमएफ। तो कहते हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का सदस्य एक देश हो सकता है। लेकिन अगर कोई सोचे कि हम सिर्फ वर्ल्ड बैंक का मेंबर हैं तो ये संभव नहीं है, या फिर केवल आईएमएफ का रहे तो ये भी संभव, व्यवहारिकता में संभव नहीं है। तो हाँ, टॉपिक पर वापस लौटते हैं और डब्ल्यूटीओ के मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। तो वैश्विक व्यापार के लिए नियम बनाना, कि पूरी दुनिया में व्यापार के नियम क्या होंगे, व्यापार विवादों का समाधान, व्यापार वार्ताओं को सुगम बनाना, व्यापार में जो बाधाएं आ रही हैं उनको हटाना, विकासशील देशों की सहायता करना। ये विश्व व्यापार संघ के काम है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर ये डब्ल्यूटीओ काम कैसे करता है। तो ये रहा डब्ल्यूटीओ। इसके 3 अंग होते हैं अगर समझना है तो। एक तो होता है मिनिस्टीरियल काउंसिल, दूसरा होता है जनरल काउंसिल, और तीसरा होता है एमडी। ये जो मिनिस्टीरियल काउंसिल होता है ना, ये हर 2 साल में मिलता है। वो एक देश अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, हर 2 साल में मिलते हैं, और डब्ल्यूटीओ से संबंधित जो भी प्रमुख निर्णय होंगे वो इन्हीं मिनिस्टीरियल काउंसिल में लिया जाता है। ये जो जनरल काउंसिल है, ये डब्ल्यूटीओ की दिनचर्या को देखने वाली है। जैसे कोई कंपनी है,
और वो कंपनी काम कर रही है तो उसके शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, वो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस समझ सकते हैं। और ये जनरल काउंसिल है जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड कह देते हैं, जिनमें एक चेयरमैन होता है और बाकी मेंबर्स होते हैं, ये वो जनरल काउंसिल है। और इसी का एक चीफ होता है एमडी। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी होता है जो विवादों का निपटारा करता है। कोई देश ये कह सकता है कि, अब कोई पूछ सकता है कि कौन से विवाद जन्म लेंगे, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगर कोई भारत से सामान आ रहा है, सॉरी, चीन से सामान आ रहा है, और क्योंकि वैश्विक नियम यही कहते हैं कि आप रोक नहीं सकते, तो चाइना का माल सस्ता होता है, और भारत में अगर वही सामान बनता है तो जनरली महंगा मिलता है। तो भारत बोल सकता है कि हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। और एंटी डंपिंग ड्यूटी मेजर करने का एक तरीका ये है कि अगर कोई सामान 10 रुपये में बनती है, अगर वो 8 रुपये में बेची जा रही है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पर लगाया जा सकता है, क्योंकि उसकी जो फाइनल कॉस्ट आई वो 8 रुपये, जबकि उसकी जो बनने की कॉस्ट है वो 10 रुपये। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत लगा सकता है। विभिन्न समितियां हैं, वस्त्र के लिए अलग, बौद्धिक संपदा, सर्विस के लिए अलग, देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा। कोई ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के सदस्य रहते हुए अपनी मर्जी से नीतियां शुरू कर दे। जैसे नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया बाकी दुनिया के देशों के साथ ट्रेड नहीं करता, क्योंकि वो इन सब का मेंबर शायद नहीं है। प्रमुख समझौते की अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ से पहले की, तो 1948 हो। वस्तुओं के व्यापार का नियमन करने के लिए गैट्स आया, सर्विस के लिए, ये जो एस है ये सर्विस है। सेवाओं के व्यापार के नियमन के लिए ट्रिप्स आया, बौद्धिक संपदा अधिकार। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि सब्सिडी पर नियमन क्या होंगे, इनके व्यापार से संबंधित नियम क्या होंगे। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड, सब्सिडी, सेफगार्ड, एंटी डंपिंग नियम क्या होंगे। ये सब कई ट्रीटी से मिलकर डब्ल्यूटीओ का निर्माण होता है। डब्ल्यूटीओ ऐसा नहीं है कि सब लोग एक दिन बैठे और बोले कि डब्ल्यूटीओ का जन्म होता है, नहीं। कई सारे इससे पहले संधि की गई, फिर उसको एक संस्थागत रूप दिया गया। तो ये पूरी स्ट्रक्चर है डब्ल्यूटीओ की। भारत और डब्ल्यूटीओ के बारे में देख लेते हैं। लाभ क्या है, तो वैश्विक व्यापार में हम भागीदारी कर रहे हैं, विवाद समाधान का मंच दिया जा रहा है, ट्रिप्स के तहत भारतीय फर्मों को सुरक्षा दी जा रही है। लेकिन चुनौतियां भी है, कृषि सब्सिडी का दबाव है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत जहाँ 3 बॉक्स होते हैं, ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स और येलो बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में आप सब्सिडियां दे सकते हैं, लेकिन वो रिसर्च लेवल की होती है। और भी जो बाकी बॉक्स हैं उनमें डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है, जैसे भारत में सोलर पैनल के लिए सब्सिडी, जिससे किसान अपना वो पंप चलाएगा, तो ये सीधा सब्सिडी है, एमएसपी। तो यही एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत क्या होगा कि एक हद से ज़्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, तो इस पर डिस्प्यूट होता रहता है भारत और उत्तर के देशों को या फिर विकसित देशों को। इसको नॉर्थ साउथ डिस्प्यूट भी कहते हैं। नॉर्थ साउथ डिस्प्यूट जब हम कहते हैं तो क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ में बेसिकली साउथ में वो सारे विकासशील देश आते हैं, और उसमें ये कोई मसला नहीं है कि इक्वेटर के नॉर्थ में है तो वो नॉर्थ नहीं। बहुत सारे अफ्रीकी देश, साउथ अमेरिकन देश, इनफैक्ट ईस्ट एशिया के देश, ये भी साउथ में ही आते हैं जो डेवलप नहीं है। तो डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड कंट्री, जिनको नॉर्थ साउथ डिस्प्यूट भी कहते हैं, ये भी सामने निकल कर आते हैं। ई कॉमर्स, एनवायरमेंटल गुड्स, डेटा लोकलाइजेशन जैसे मुद्दों पर बढ़ती असहमति। हाल में ये हुआ कि डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म किया जाए। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी पर स्थायी समाधान की कोशिश। भाई भारत ये कहता है कि अगर हम सब्सिडी नहीं देंगे तो फिर इस पर तो एक समाधान होना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है, आपकी तरह तो कम है नहीं। ई कॉमर्स में टैक्स छूट को खत्म करने की मांग।
डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम में उसका तटस्थ कानूनी ढांचा अपीलिएट निकाय है, लेकिन वर्तमान में ठप है। क्यों? अमेरिका ने अपॉइंटमेंट ही नहीं की। बहुत सारे विवाद हैं डब्ल्यूटीओ के साथ या डब्ल्यूटीओ रूल्स को लेकर इंडिया और यूएस के बीच में। सोलर एनर्जी सब्सिडी, स्टील टैक्स, आयात शुल्क, इंडिया ऑस्ट्रेलिया शुगर एक्सपोर्ट पर विवाद है। आपने नाम सुना होगा इसका। कब? जब भारत ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, उसमें शुगर एक्सपोर्ट शामिल नहीं होता है, उसमें डेयरी एक्सपोर्ट भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया हमको डेयरी भी नहीं बेच सकता है। फिर यूरोपीय यूनियन के साथ है, पर्यावरणीय मानकों से जुड़े प्रतिबंध को लेकर। तो ये भारत के संदर्भ में, भारत के कंटेक्स्ट में डब्ल्यूटीओ को हमने देखा। इसकी आलोचना इसलिए की जाती है कि ये विकासशील देशों की अनदेखी करता है। जैसे वो ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, येलो बॉक्स की सब्सिडियों की बात, भेदभाव भी तो कर रहा है। कॉरपोरेट हितों का प्रभाव, पर्यावरण और श्रमिक अधिकारों की उपेक्षा, निर्णय प्रक्रिया में असमान शक्ति संतुलन। जैसे आईएमएफ में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज किसका है? अमेरिका का। वैसा ही सिस्टम कुछ अपना रखा है डब्ल्यूटीओ में। इसकी सुधार की आवश्यकता है। अपीलीय जो निकास को बहाल किया जाए इंस्टेंटली। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया जाए, विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान किए जाए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ दबाव डालते रहें कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो किया उसका पालन करो। डिजिटल व्यापार, जलवायु व्यापार और सेवाओं में आधुनिक मुद्दों पर सहमति है। तो ये भारत के कंटेक्स्ट में डब्ल्यूटीओ को लेकर भारत के कंसर्न क्या है, किस किस देशों के साथ कैसे कंसर्न है, वो हमने अच्छे से देख लिया। और ये भी देखा कि डब्ल्यूटीओ की स्ट्रक्चर कैसे है। अगर वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो डब्ल्यूटीओ आज के वैश्विक व्यापार के लिए आवश्यक जरूर है, लेकिन वो संकटग्रस्त है क्योंकि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो तो निष्क्रिय पड़ी हुई है, नहीं है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए इसका संरक्षण और सुधार दोनों जरूरी है, ताकि वैश्विक व्यापार प्रणाली न्याय संगत बन सके। ऐसा ना हो कि पश्चिम देशों के अभाव में या पश्चिम देशों के प्रभाव में काम करे। तो ये डब्ल्यूटीओ की एक आर्टिकल थे। अब तीसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा आर्टिकल ये कि केरल में निपा वायरस फिर से एक्टिव हो चुका है। दो मामला सामने आया है। एक कोझिकोड में 18 साल की लड़की है, उसको तीव्र मस्तिष्क ज्वर हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। और इसकी रिपोर्ट में निपा संक्रमण की मृत्यु हुई, पुष्टि हुई। इसके अलावा एक और मामल्लपुरम जिले में एक महिला थी 38 वर्ष की, उनकी भी निपा संक्रमण की पुष्टि हुई है। जो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे है, शुक्रवार को इस बात की पुष्टि कर देता है। ये डर 2 महीने पहले आया और फिर अब से ये उभार रहा है। पूर्व मामले की उपचार स्थिति ये है कि 42 वर्षीय महिला में भी निपाह की पुष्टि हुई थी, जो अभी एक निजी अस्पताल में स्वस्थ हो रही है। और ये जो 18 वर्ष की लड़की की मृत्यु हुई है, उसका पोस्टमार्टम कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में किया गया। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। तो जो इलाज करने वाले डॉक्टर थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, और पोस्टमार्टम करने वाले जो स्टाफ थे, उनको क्वारंटाइन किया गया ताकि ये निपाह वायरस फिर से ना फैले। और भी जो संपर्क में थे उनको क्वारंटाइन किया गया। और ये जानकारी जो केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं वीणा जॉर्ज, उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में दी। रोकथाम की सतर्कता यही है कि पहले से पुष्टि ऑफिशियली पुष्टि हो चुकी है, तो नियंत्रण के उपाय पहले से ही शुरू कर दिए गए थे। जो महिला पॉजिटिव है निपा वायरस से, उनकी रूट मैप सार्वजनिक की गई है कि महिला कहाँ जाएंगी या फिर किस रास्ते से होकर जाने वाली हैं। तो अच्छी बात है, पहले से लोग अलर्ट पे रहे। और ये जो 3 जिलों में फिर से फैल रहा है, इन जिलों को अलर्ट पे रखा गया है। अब ये सवाल कहाँ बन सकता है? तो सिलेबस में जीएस पेपर 3 अंडर साइंस टेक पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ तीसरा,
तीसरा एक एडिटोरियल है बेसिकली। तीसरे में ये बोला गया है कि सरकार टैक्स तो कलेक्ट कर रही है, लेकिन टैक्स जीएसटी की बजाय वो सेस पर कलेक्ट कर रही है। भारत में जो जीएसटी है, जो जीएसटी काउंसिल है, उसकी 8वीं वर्षगांठ 1 जुलाई, अभी फिलहाल में भी तभी न्यूज़ में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट देखी गई है, जो संरचनात्मक खामियों की तरफ संकेत करती है। ये लेखक का कहना है। जून 2025 में जो कलेक्शन हुआ जीएसटी से वो 1,85,000 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष की तुलना में केवल 6.2% की वृद्धि है। अब जब क्रेडिट इनपुट टैक्स की बात करते हैं ना, क्रेडिट इनपुट टैक्स, उसके पश्चात ये मात्र कलेक्शन 3.3% रह जाता है। घरेलू लेन देन से आय में वृद्धि 4.6%, और ये इन्फ्लेशन से थोड़ा अधिक है, क्योंकि इन्फ्लेशन 4% ±2% होता है। चूंकि जीएसटी एक कंज्यूमर या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने का मतलब ये है कि अगर कोई सामान एक जगह बन रही, मान लो हरियाणा बन रही है और वो यूपी में बेची जा रही है, तो यहाँ पर ये जो टैक्स लग रहा है ना, जीएसटी, के जीएसटी यहाँ लग रहा है, ना कि यहाँ लग रहा है। तो जीएसटी जब यहाँ यूपी में लगेगा, इसीलिए उसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोला गया। तो ये यही कह रहे हैं कि अगर लोग खरीद ही नहीं रहे तो टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट है। और ये फॉल्ट क्या दर्शा रहा है? आर्थिक गतिविधियों में मंदी। आवश्यक सुधार क्या है? तो ये कह रहे हैं कि भैया जो ईंधन है, पेट्रोलियम, उनको आप जीएसटी के दायरे में लाइए। वर्तमान में जो ईंधन और शराब है, राज्यों के राजस्व के स्रोत है, और इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं राज्य की नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो एक राष्ट्र एक कर क्या भावना लेकर घूम रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स, ये तभी पूरा होगा जब ये उत्पाद शामिल किए जाए। तो इनका पहला ये कहना है कि ईंधन को जीएसटी के दायरे में लेकर आओ। दूसरा, राज्यों के लिए केंद्र सरकार में टैक्स शेयर का बढ़ना। अगर ईंधन को जीएसटी में शामिल किया जाता है तो राजस्व, जो क्षति हुई है राज्यों को, उनकी भरपाई के लिए संघ सरकार को पैसा मिलेगा। सेस पर निर्भरता कम करें। ठीक है, एक होता है सेस टैक्सेशन में, और दूसरा होता है सरचार्ज। सेस का मतलब होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सेस। और सरचार्ज ये इनकम टैक्स या फिर कॉरपोरेट टैक्स पर लगाया जाता है। तो यही कह रहे हैं कि सेस पर आम लोगों का, सेस लगाने से आम लोगों का बोझ बढ़ता है और राज्यों को उसका हिस्सा मिलता ही नहीं है। केंद्र सरकार को पैसा मिलता है, क्योंकि सेस और सरचार्ज केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझा नहीं करती है। फ्री बीज पर कंट्रोल, अगर राज्यों को अधिक हिस्सा दिया जाता है तो राज्यों को इसे चुनावी लाभ के लिए मुफ्त योजनाओं पर खर्च करने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संघ सरकार पैसा दे रही है तो सारा पैसा चुनावी खर्च में वादा करके, जैसे बहुत सारे राज्यों ने बहुत योजनाएं चला रखी हैं जिसमें आपको 2,000 3,000 1,000 मंथली मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि विश्वास दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर जनता पैसा दे रही है सेस और सरचार्ज के रूप में, तो ऐसा ना हो कि केवल केंद्र सरकार के पास पैसा रह जाए। जीएसटी दरों में जटिलता और सुधार। जीएसटी की डायवर्सिटी अब तक बनी हुई है। 5%, चूंकि यहाँ 5% नहीं होगा, इसमें 0% भी शामिल होता है। कई टीचर्स या कई करंट अफेयर्स जो पढ़ाते हैं उनको आप देखे होंगे कि 0% को ना निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन आप उनसे कभी पूछना कि ये जो 0% है, क्या ये टैक्स नहीं है? प्रैक्टिकली अब टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन टैक्स स्लैब में तो है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी पॉकेट में 10 रुपए का नोट है और आप किसी को कह रहे हैं कि भैया मेरे पास पैसे नहीं। वो कह रहा है कहाँ पैसा है, हाथ में तो दिख नहीं रहा।
तो क्या सच में आपके पास पैसे नहीं है? आप निकाल कर दिखा सकते हैं। ये जो 0% इसमें जो सामान है, फल सब्जियां, कल को ये टैक्स में भी आ सकती है, क्योंकि जीएसटी के अंदर ही है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और इसे सरल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर रही है। ये जो कॉम्पनसेशन सेस है ना, इसका अंत किया जाना चाहिए। कॉम्पनसेशन सेस क्या है? तो सेस का मतलब तो समझा दिया कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। तो जब 2017 में जीएसटी को लगाया गया, तो वहाँ पर राज्यों ने बड़ा विरोध किया। तो राज्यों को आश्वासन देने के लिए संघ सरकार ने बोला कि भैया 5 सालों में, यानी कि 2022 तक जितना भी घाटा होगा वो केंद्र सरकार देगी। और उसी घाटे को पूरा करने के लिए कंपनसेशन सेस लगाया गया। ये जो लिखने वाले हैं इनका कहना ये है कि कंपनसेशन का अंत किया जाए सेस का। क्यों लगा रहे हो? क्योंकि 5 वर्षों के लिए ही था, लेकिन मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया, ताकि जो कोविड के दौरान कर्ज लिए गए, स्टेट्स के द्वारा लिए गए, वो कर्ज की भरपाई हो सके। अब जबकि इसका उद्देश्य पूर्ण हो रहा है, तो सामान्य दरों में शामिल करने की बजाय समाप्त कर देना चाहिए। लिखने वाले का यही कहना है। टैक्स सिस्टम केवल संघ और राज्यों के बीच समझौता नहीं है, जनता के साथ सामाजिक अनुबंध भी होती है। और ऐसे से इसको हटाना अब जरूरी नहीं है, जनता का विश्वास ही बढ़ाएगा, शहरी उपभोग को बढ़ावा देगा। जो भी मन पड़ गया, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कैसे सेस हटाने से शहरी उपभोग बढ़ेगा। मान लीजिए आपका जो टैक्स बन रहा है, कुल इनकम टैक्स 6 लाख बन रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6 लाख बन रहा है। इसमें से सरकार ने कहा कि हम 1% टैक्स लेंगे, तो 7,000 रुपये टैक्स और देंगे। सॉरी, 6,000, 6,000 रुपये टैक्स और देंगे। तो ये जो 6,000 रुपये आप सेस के रूप में सरकार को दे रहे हैं, अगर सेस टैक्स खत्म कर दिया जाता है, तो 6,000 रुपये आपकी पॉकेट में बचेगा, जो आप खर्चा करेंगे, तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। तो इनका यही कहना है कि सेस को समाप्त किया जाए, ताकि जो मंद पड़ी हुई है, आखिर भी यही तो इन्होंने कहा कि जो गतिविधियां मंद पड़ी हुई है, शहरी उपभोग को बढ़ावा मिलेगा, जब हाथ में लोगों को पैसा रहेगा तो लोग पैसा खर्च करेंगे। ये तो न्यूज एंड ट्रांजिशन की एडिटोरियल था जो लेखक ने बातें की। अब एक जीएसटी को एज अ होल टॉपिक देख लेते हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कि जिस पे लगाया जाता है उससे नहीं लिया जाता। लगाया तो जाता कंपनी के ऊपर है, लेकिन लिया जाता कंज्यूमर से। तो इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये मल्टी स्टेज टैक्सेशन को समाप्त कर इंटीग्रेटेड ढांचा लगाया गया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ये सब लगते थे, कस्टम ड्यूटी। अब ये सब खत्म करके जीएसटी लगाया गया, वन नेशन वन टैक्स के बाद। इसकी विशेषता ये है कि गंतव्य आधारित टैक्स है, मैंने आपको बताया। मल्टी स्टेज टैक्स, हर वैल्यू एडिशन पर टैक्स। ये थोड़ा सा टिपिकल है, और इसको समझे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। मान लीजिए ये 10 रुपए है, और सरकार ने इस पर 1% टैक्स लगाया। और ये मान लो बड़ी कंपनी है जो होलसेल वालों को बेच रही है। तो होलसेल वालों को जो बेच रही है, कंपनी अभी 11 रुपये बेचेगी। ठीक है, सरकार ने अब तो टैक्स लगा दिया। अब सरकार ने कहा कि भैया कंज्यूमर को बेचना है, और कंज्यूमर को कैसे बेचोगे? तो मुझे 1% टैक्स देना पड़ेगा। तो अब जो 1% जो राज्य टैक्स लेगा, या फिर जो केंद्र सरकार टैक्स लेगी, वो अब जब इस पे 1% टैक्स लेगी, तो 1 रुपया 10 पैसा, यानी कि 12 रुपये 10 पैसे में। तो ये मल्टी स्टेज टैक्स हो गया। ये जो 10 पैसा लगा ना, ये टैक्स वाले हिस्से पर लगा। और जब ये टैक्स वाले हिस्से पर लगा, तो इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज टैक्स सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, जीएसटी में होता क्या है कि 1% तो ऑलरेडी यहाँ लग चुका है, तो 11 रुपये बना। लेकिन क्या 11 रुपये का सामान है? नहीं, ये तो 10 रुपये का है। यहाँ जो एक
टैक्स लगाया जाएगा ना, वो 1% किस पर लगाया जाएगा, ये 10 रुपये पर लगाया जाएगा। तो 1% यहाँ लगा, 1% यहाँ लगा, तो कुल 2 रुपये का टैक्स लगा। यानी कि ये जो 10 पैसे का एक्स्ट्रा है ना, ये हट जाएगा और ये सामान 12 रुपये में बिकेगा। यानी कि मूल प्राइस पर टैक्स लगाया जाता है जीएसटी में। और ये सब क्रेडिट इनपुट टैक्स, अगर इसने 1% टैक्स दे दिया 11 रुपये पर, तो 12 रुपये 10 पैसे का सामान बेचेगा, जो कि ग्राहक को घाटा हो गया। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब फाइल रिटर्न करता है, जहाँ प्रूफ दिखाना पड़ता है कि जी मैंने 11 रुपये के ऊपर टैक्स दिया, यानी कि टैक्स पे टैक्स दिया है। तो फिर संघ सरकार इसके खाते में पैसा को ट्रांसफर करती है। जो आंकड़ा था शुरुआत में कि 3.3% वास्तविक कलेक्शन हुई है, वो इसी वजह से था, टैक्स इनपुट क्रेडिट की वजह से था। ये संघ और राज्य दोनों द्वारा एकत्रित किया जाता है। लेकिन अभी पेट्रोलियम, शराब, स्टाम्प ड्यूटी अभी भी ये बाहर है, और इनको अभी वैट के अधीन रखा गया। यानी कि पेट्रोलियम पर एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है। यानी कि टैक्स पे टैक्स, जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, वो आज भी लागू है इन मस्त पेट्रोलियम, शराब, स्टाम्प ड्यूटी पर। जीएसटी के एवोल्यूशन देखें तो दुनिया में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू किया गया, एक यूरोपियाई देश फ्रांस। 2000 में पहली बार बात होती है, विजय केलकर समिति के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है। 2014 में 122वां संशोधन विधेयक लाया जाता है और 2016 में पास हो जाता है। फिर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एग्जीक्यूट किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान यह है कि 246 के तहत संघ और राज्य दोनों को जीएसटी लगाने का अधिकार है। आर्टिकल 269 ए अंतर्राज्यीय व्यापार पर आईजीएसटी का प्रावधान है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जा रहा है तो वहां पर आईजीएसटी लगेगा। इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी जो सीधे संघ सरकार के अधीन है, एसजीएसटी जो सीधे राज्य सरकार के अधीन है, और आईजीएसटी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। जीएसटी के भी कई प्रकार हो गए जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया कि सीजीएसटी संघ सरकार द्वारा लगाया जाता है, वसूला भी जाता है। एसजीएसटी सर राज्य सरकार लगाती है, राज्य सरकार ही वसूलती है। आईजीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम व्यापार करते हैं उस पर लगाते हैं, संघ सरकार लगाती है। और राज्य सरकार को एक हिस्सा शेयर किया जाता है, मान लो 18% टैक्स लगाएगा, इसमें से 9% तो जाएगा यूपी को जो कंज्यूमर है, और 9% जाएगा केंद्र सरकार को। अब एक चीज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को क्या मिला, हरियाणा को क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। ये सब ये बड़ी फॉल्ट है जीएसटी की कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये आलोचना का विषय बन जाता है। और ये है असली जीएसटी का स्लैब। 0% में अनाज और सब्जियां, मैं इसलिए कह रहा था कि 0% भी एक टैक्स है, क्योंकि टैक्स के अधीन है। अगर पेट्रोलियम यहाँ ला दिया जाए, कल को दूसरी सरकार बदलती है, राज्यों में भी सत्ता परिवर्तन होता है, तो ये भी हो सकता है कि पेट्रोलियम को यहाँ उठा कर ला दिया जाए। लेकिन आज पेट्रोलियम यहाँ नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है। तो जो लोग कहते हैं ना कि ये 4 टैक्स होते हैं, मतलब 4 स्लैब हैं, 4 नहीं है, 5 है। क्योंकि कल को ये जो अनाज और सब्जियां हैं 5% के दायरे में आ सकती हैं, वो नहीं आएंगे अलग बात है, लेकिन आ सकती हैं। जीएसटी कंपनसेशन, ये जो लग्जरी वस्तुएं हैं इन पर लगाया जाता है सेस, विशेष रूप से लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर। तो ये टैक्सेशन सिस्टम में जीएसटी कैसे काम करता है, मैंने एक ओवरव्यू देने का प्रयास किया है। अब जीएसटी की अगली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और वह है जीएसटी काउंसिल। अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, सदस्य राज्यों के वित्त मंत्री। अब इसका जो वोटिंग परसेंटेज वाला सिस्टम है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हो। मान लो अगर ये 100% है और इसमें से कोई भी पास करवाना है तो 75% चाहिए वोट आपके पक्ष में। वोट बटे कैसे हुए,
राज्यों को 66% दिया गया, मतलब 66.33, और संघ सरकार को 33.33% दिया गया। अब ये है कि कोई एक अकेले जीएसटी काउंसिल में बिल पास नहीं करवा सकता, कोई फैसले अकेले नहीं पास करवा सकता। स्टेट अगर चाह जाए तो भी नहीं हो सकता, और यूनियन अगर चाह जाए तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि पास करवाने के लिए 75% वोट चाहिए होता है इन फेवर। तो ये एक दिखाता है कि जहाँ राज्य और संघ सरकार मिलकर काम कर सकती हैं, संघवाद जो आप सुनते हैं अक्सर, एक सीधा सीधा टॉपिक है पॉलिटी के अंतर्गत, तो वहाँ पर हम इसका उदाहरण लिख सकते हैं कि संघवाद भारत में कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कागज पर है। कार्य दर निर्धारण, मतलब इस जीएसटी काउंसिल का काम किया कि रेट्स निर्धारित करना, विवाद समाधान, नीति समन्वय। इसके एडवांटेज भी है, टैक्स जटिलता में कमी। पहले क्या होता था ना कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा, फिर नीचे आया तो वैट लगा, फिर और होलसेलर से नीचे आया तो वहाँ भी वैट लगता था, और ये सब टैक्स पे टैक्स लगता था। मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया कि वो 11 रुपए का सामान 10 रुपए में बना था, क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगाया 1 रुपए का। अब जब राज्य में वो आएगा तो 11 रुपए के ऊपर टैक्स लगाएगा, लेकिन 11 रुपए उसका मूल दाम नहीं है, वो 10 रुपए ही है। तो अब 11 रुपए में जो 1 रुपया है, स्टेट गवर्नमेंट वैट के रूप में 1 रुपए के ऊपर भी टैक्स लेगी आपसे 10 पैसा। तो एडवांटेज ये है कि टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी में कमी आ गई, सीधा एक ही टैक्स है जीएसटी। टैक्स पर टैक्स, मैंने जो अभी 11 रुपए वाला एग्जाम्पल देकर समझाया, समाप्त। ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, ई वे बिल की बात है, डिजिटल इनवॉइसिंग होती है। ऐसा नहीं कि पेपर पे कुछ लिख दिया, कोई अधिकारी कुछ और पढ़ रहा है, कोई और पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में सुधार, राज्यों को वित्तीय स्थिरता मिली है, कम से कम शुरुआती 5 सालों में तो मिली है, और अभी भी चल रही है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं कि जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है ईंधन और शराब। लोग इस पे जमकर पैसा खर्च करते हैं, और ये जीएसटी से बाहर है, और ये स्टेट गवर्नमेंट को भी पता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर इसको ला दिया तो हमारी कमाई का जो जरिया है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पेट्रोलियम पर अभी एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, यानी कि आप टैक्स पे टैक्स दे रहे हो। उच्च दरों की विविधता है, स्लैब 5 है, जीएसटी अपीलीय ट्राइब्यूनल अनुपस्थित है। तकनीकी खामियां, जीएसटी एंड पोर्टल नेटवर्क पर छोटे व्यापारियों पर बहुत ज़्यादा है। जीएसटी कंपनसेशन का विवाद भी है कि सिर्फ 5 सालों के लिए था, आपने तो 2026 के लिए एक्सटेंड कर दिया है। हाल की डिबेट्स ऐसी हुई है कि रेट्स को सरल बनाओ, स्लैब 5 रखने की क्या जरूरत है, 3 या 4 तक सीमित कर दो। कंपनसेशन टैक्स हटाओ, जो 2026 तक बढ़ाया गया उसे हटाने की जरूरत है। सेस और सरचार्ज, अच्छा, सेस तो बता दिए कि किसी विशेष पर्पस के लिए लगाया जाता है, एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस। लेकिन ये जो सरचार्ज है ना, ये आपकी इनकम टैक्स पे या कॉर्पोरेट टैक्स पर लगाया जाता है। और कॉर्पोरेट टैक्स पर कैसे लगाया जाता है, मान लीजिए आपके इनकम टैक्स, आपको 6 लाख रुपए भरना है, उस पर 1% टैक्स लगाया जाता है, तो आपको 60,000 रुपीज, माफ करिएगा, 6,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके देना पड़ेगा। तो अब वास्तव में आपकी टैक्स 6 लाख थी, लेकिन आपको देना पड़ेगा 6,06,000 रुपये। ये जो 6,000 आपने दिया, ये सरचार्ज है, और ये सेस और सरचार्ज, ये संघ सरकार, मतलब केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझा नहीं करती है जब पैसे का बंटवारा होता है। इन ई इनवॉइसिंग और फेसलेस असेसमेंट को मजबूत करना, फ्यूल को जीएसटी दायरे में लाना, ये सबसे बड़ा विवाद का विषय रहा है। फ्यूल को जीएसटी दायरे में लाना, राज्यों की स्वतंत्रता और शेयरिंग फार्मूला में सुधार हो, जीएसटी 2.0 की बात है। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि
जीएसटी नेटवर्क आपको समझ में आएगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मैंने ओवर ब्रीफिंग देने की कोशिश की है, और जो उन्होंने बताया कि ये जो सेस कंपनसेशन सेस है इसको हटाया जाना चाहिए, स्लैब में बदलाव किया जाना चाहिए, जो जीएसटी ट्रिब्यूनल है उसको लाया जाना चाहिए, ये सब कुछ कमियां हैं जो जीएसटी में बदलाव होना चाहिए। लिखने वाले ने ऐसा ही कहा है। आप इसका उत्तर लेखन के दृष्टिकोण से कहाँ सुधार कर सकते हैं? जब आप संवैधानिक, संघीय, आर्थिक पहलू को देखते हैं कि जीएसटी में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स आप वहाँ आंसर में लिख सकते हैं। दूसरा, जब आप संघीय संघवाद पढ़ते हैं तो वहां पर एक उदाहरण दे सकते हैं कि संघवाद का ये एक अच्छा उदाहरण है जीएसटी काउंसिल। जनता के साथ टैक्स कॉन्ट्रैक्ट का उल्लेख करें, ये जो डेटा दिया जा रहा है निकल कर सामने आएगी 6 पॉइंट समथिंग, लेकिन जब इनपुट टैक्स क्रेडिट रिटर्न किया गया तो वास्तविकता में 3.3% ही है। तो इसका जिक्र आप कर सकते हैं। अगर वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो जीएसटी में भारत जी सॉरी जीएसटी भारत में टैक्स रिफॉर्म का सबसे बड़ा प्रयोग है, क्योंकि बात 2004 से चल रही थी। इसकी सफलता नीति स्थिरता, संघीय सहयोग, प्रौद्योगिकी आधारित ट्रांसपेरेंसी है। और जीएसटी का उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब ये सरल होगा। जैसे 4 स्लैब हैं, 4 स्लैब में भी आपको सेस अलग से देना पड़ता है, सरचार्ज अलग से देना पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड है जीएसटी नेटवर्क। तो इन सब के लिए बड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये सब के लिए सुलभ हो, जैसे आपने बता दिया कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, ये सब नहीं रहेगा। अब सीधा सीधा एक ही टैक्स रहेगा, और वो होगा जीएसटी। 5% दो, 13% दो, जो भी है। तो उसी के लिए अब वैसा ही इसको सरल बनाया जाए और व्यापक बनाया जाए। तो ये पूरा जीएसटी मैंने ओवरव्यू देने का प्रयास किया, जो पॉलिटी और अर्थशास्त्र दोनों में एक टॉपिक है। इस पर एमसीक्यू भी देख लेते हैं। जैसे जीएसटी एक गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भारत के संविधान में आर्टिकल 246 ए के तहत संघ और राज्यों के समान अधिकार होते हैं। जीएसटी केवल संघ सरकार के द्वारा लगाया जाता है, राज्यों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। आप पॉज करिए वीडियो को और एमसीक्यू अटेम्प्ट करिए। उम्मीद करते हैं आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो जीएसटी एक गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है, ये बात सही है, क्योंकि जहां यह वस्तु भेजा जाता है वहां टैक्स लगाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन तीसरा, जीएसटी केवल केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, राज्यों की इसमें कोई भूमिका नहीं। हमने देखा कि राज्यों को 66.33% वोटिस परसेंटेज मिला हुआ है। तो 3 ऑप्शन हट गए, केवल पहला विकल्प सही है। दूसरा सवाल, जीएसटी में कौन से टैक्स समाहित हो चुके हैं? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, वैट। सब तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी खत्म हो चुका है। स्टैम्प ड्यूटी अभी बना हुआ है। जब स्टैम्प ड्यूटी अभी बना हुआ है तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब बात आते हैं सर्विस टैक्स और वैट, क्या ये जीएसटी में समाहित हो चुके हैं? तो स्टैम्प ड्यूटी अभी भी बना हुआ है, ये सर्विस टैक्स में या फिर जीएसटी में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी। अगले सवाल की तरफ, जीएसटी काउंसिल में 3/4 बहुमत होता है, जिसमें केंद्र सरकार का वोटेज 1/3 होता है। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है? दूसरे स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो एक संवैधानिक निकाय है, यहाँ तक तो बात सही है। क्या इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? नहीं, वो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। जीएसटी काउंसिल का निर्णय 3/4 बहुमत से होता है, हाँ 75%। अभी देखा, जिसमें केंद्र का वोट वेटेज 1/3 होता है, बिल्कुल।
33.33%। पहला स्टेटमेंट सही है। अगला सवाल, जीएसटी कंपनसेशन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो वस्त्र और शिक्षा जैसी आवश्यक वस्तुओं पर लगाया जाता है कंपनसेशन टैक्स। इसका उद्देश्य राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। ये तो बात सही है। ये एक अस्थायी सेस है जिसे कोविड के कारण 2026 तक बढ़ा दिया गया। बिल्कुल, ये बात सही है। इस पर ये चीज नहीं लगाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा केवल 2 और 3, यानी कि विकल्प बी। अगला सवाल, जीएसटी के सामने जो चुनौतियां हैं, तो पहला ऑप्शन, जीएसटी ट्रिब्यूनल की अनुपस्थिति, क्या ये मौजूद है? ये बात सही है, ये चुनौतियां हैं। दरों की कॉम्प्लेक्सिटी और स्लैब की अधिकता, बिल्कुल सही है, 5 स्लैब है। पेट्रोल डीजल का बाहर होना, ये भी प्रॉब्लम है। छोटे व्यापारियों के लिए अनुपालन का बोझ, ये भी ज़्यादा है। इसका ऑप्शन होगा डी, यानी इसमें चार सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम अगले एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला एडिटोरियल है संविधान, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद पर। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि आरएसएस की तरफ से अभी एक मांग आई है कि प्रस्तावना से इन शब्दों को हटाया जाए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रिजेक्ट कर दी, मतलब स्पेशली ये स्टेटमेंट तो रिजेक्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे काम होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली 75वीं वर्षगांठ से ठीक पहले कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किए जाते हैं और ये लीगल हैं, वैध हैं। और ये कब शामिल किया गया था? 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन बार बार इन्हें दक्षिणपंथी शक्तियों द्वारा टारगेट किया जाता है। कोर्ट ने ये भी बात साबित किया कि ये शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये अवैध है। उपराष्ट्रपति, ऑनरेबल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसे सनातन की भावना के विरुद्ध अपवित्र कार्य बताया। ये बहस नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। ये कोई बौद्धिक बहस मात्र नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी है जिसका उद्देश्य है कि जो भारत की धर्मनिरपेक्षता, बहुलता, लोकतांत्रिक संरचना है, इसको नष्ट करके एक सांप्रदायिक श्रेणीबद्ध व्यवस्था लागू करना है। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये स्टेटमेंट एडिटोरियल में लिखा हुआ है। आप जाकर चाहे तो चेक कर सकते हैं। ऐसा ना हो कल को कि मेरे को टारगेट करें कि तुमने ही बताया था। इसे लेकर संविधान सभा और राष्ट्रीय चेतावनी क्या है? तो भारत के जो संविधान निर्माता थे, इन्होंने सर्वसहमति से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की वकालत की थी। ना तो किसी थियोक्रेटिक यानी कि धर्म आधारित राज्य का समर्थन किया, और ना ही बहुसंख्यक एजेंडे की पैरवी की थी। ऐसा भी नहीं। और ये हमें कैसे पता चलता है? तो गांधी जी 1931 में कहते हैं कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, किसी भी राज्य को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का संविधान किसी भी सांप्रदायिक आधार पर विकृत नहीं होगा। तो बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं जहां ये बात खुलकर सामने आती है कि भारत किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता, बल्कि सबको समान दर्जे का देता है। इन ऐतिहासिक वक्तव्यों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वर्तमान प्रयास जो किया जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाया जाए, भारत की मूल संवैधानिक आत्मा को पुनर्लिखित करने की कोशिश है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये जिन्होंने भी एडिटोरियल लिखा है, या उन्होंने सजेस्ट किया है, या उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा है। समाजवाद क्या है? तो आरएसएस के द्वारा समाजवाद को भी एक विदेशी विचार कहकर हटाने की मांग की जा रही है, और ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। लेकिन अंबेडकर जी ने खुद स्वीकार किया था कि भारत का जो संविधान है, संविधान की जो डीपीएसपी है, समाजवादी मूल्यों पर आधारित है। सामाजिक आर्थिक न्याय, भूमिहीनता का अंत, जातीय उत्पीड़न से मुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में स्पष्ट कर दिया कि समाजवाद का मतलब कल्याणकारी राज्य है, ना कि साम्यवादी व्यवस्था। तो फिर खतरा कहाँ है?
आज यह संकट केवल शब्दों का नहीं है, ये लिखने वाले का कहना है कि आज यह संकट केवल शब्दों का नहीं है बल्कि भारत गणराज्य की आत्मा पर हमला है। अब अभी हमने हिस्टोरिकल एविडेंस देखे। संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक नैतिक अनुबंध है, जिसे स्वतंत्रता संग्राम की आग में गढ़ा गया था। और इसीलिए इस हमले का जवाब केवल कोर्ट में नहीं दिया जा सकता बल्कि जन जागरूकता, राजनीतिक लामबंदी और लोकतांत्रिक परिधि में देना होगा। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की रक्षा का मतलब क्या है? लोकतंत्र की रक्षा, हर नागरिक के अधिकार की रक्षा, संविधान की गरिमा की रक्षा। तो अगर हम वे फॉरवर्ड में देखें तो हिंदू राज की संभावना को अंबेडकर जी ने भारत की सबसे बड़ी त्रासदी कहा था, क्योंकि उन्होंने वो चीज झेला हुआ था और उसे रोकने की चेतावनी दी थी। आज वो चेतावनी ऐसा लगता है कि फिर से प्रासंगिक हो गई है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम साहस, स्पष्टता और सामूहिक संकल्प के साथ खड़े हों और उस राज्य को बचाएं जो सबका है, किसी एक धर्म, किसी एक जाति या किसी एक वर्ग का नहीं है। भारत सबका है। तो ये एडिटोरियल में उन्होंने सुझाया कि आरएसएस की तरफ से जो डिमांड की जा रही है समीक्षा करने की, हटाने की, क्योंकि मूल संविधान में नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बात स्पष्ट कर दी कि मूल संविधान में नहीं था इसीलिए अवैध है, ऐसा नहीं है। तो ये एडिटोरियल का सार है। अब इसको आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे? तो आप जीएस पेपर 1 अगर आप देखें ध्यान से, तो वहां पर सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता सीधा सीधा टॉपिक है। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, वेलफेयरिंग स्टेट और सोशल जस्टिस में जब जाएंगे तो सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात सीधे सीधे आती है। आप वहां जिक्र कर सकते हैं इन हिस्टोरिकल एविडेंस का, गांधी जी के स्टेटमेंट का, अंबेडकर जी के स्टेटमेंट का। अब अगली एडिटोरियल या अगली आर्टिकल्स पे चलते हैं। तो अगला आर्टिकल ये है कि सेना के जो डेप्यूटी लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जी हैं, इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत 3 मोर्चों पर चुनौती मिली। एक तो डायरेक्टली हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, चीन मिलिटरली और स्ट्रैटेजिक समर्थन दे रहा था पाकिस्तान को, और तुर्की ने 72 ड्रोन सप्लाई किए। हम लोगों को दिमाग में क्या आता है? दो चीजें आती है, चीन और पाकिस्तान। जबकि टर्की, जिसको तुर्की कहते हैं, इसने 72 ड्रोन दिए। इसीलिए डेप्यूटी लेफ्टिनेंट साहब का कहना है कि भारत 3 मोर्चों के लिए तैयार है। और 3 मोर्चों के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि चीन अपने इक्विपमेंट्स का पाकिस्तान को आगे खड़ा करके टेस्ट किया है, ताकि अगर भविष्य में वो कोई एक्शन ले उससे पहले उसने एक्सपेरिमेंट के तौर पे चेक किया। ऐसा इनका कहना है। चीन 36 स्ट्रैटेजी नाम से प्राचीन सैन्य ग्रंथ की नीति अपनाई है कि शत्रु किसी और की तलवार से मारो। पाकिस्तान के माध्यम से भारत को नुकसान पहुंचाना ये चीन की रणनीति थी। स्वयं वो टकराव से बचना चाहता था। और एग्जाम्पल लेंगे तो पिछले 5 वर्षों में जो भी पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए गए उनमें 81% सैन्य उपकरण चीन से मिले हैं। चीन ने इस संघर्ष को अपने हथियारों की प्रभावशीलता एक्सपेरिमेंट लैब के रूप में देखा। मैंने ऊपर भी बताया, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये लेफ्टिनेंट साहब ने ऐसा कहा कि चीन ने अपने इक्विपमेंट्स को चेक किया, टेस्ट किया है एक्सपेरिमेंटल लैब में। वो पाकिस्तान था जिन्होंने ये भी बोला कि हमें और भी ज़्यादा मजबूत एयर डिफेंस की ज़रूरत होगी, ताकि भविष्य में जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, जैसे पाकिस्तान ने चंडीगढ़ पे भी हमला करने की कोशिश की, अमृतसर मंदिर जो जिसको गोल्डन टेम्पल कहते हैं उसको भी टारगेट करने का प्रयास किया, इनफैक्ट दिल्ली की तरफ भी उसने मिसाइल दागे। तो इन्होंने यही कहा कि हमें और भी ज़्यादा सघन एयर डिफेंस सिस्टम ज़रूरी है। और इन्होंने इसका भी जिक्र किया कि कई उपकरण जो जनवरी में आने थे वो आज तक मिले ही नहीं। क्यों? विदेशी निर्भरता। इसीलिए हमें रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर बल देना होगा। अगर ये उपकरण मिल जाते तो संघर्ष की स्थिति और भी भिन्न होती। इसमें अगर वे फॉरवर्ड देखें तो बेसिकली इन्होंने कुल मिलाकर ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान तो एक मोहरा है जहां चीन एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी को या इक्विपमेंट्स को, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को।
तो भारत को भविष्य की लड़ाइयों के लिए तकनीकी रूप से सक्षम, आत्मनिर्भर और तीव्र प्रतिक्रिया से प्रणाली से लैस होना होगा। चीन पाक गठजोड़ केवल सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक और तकनीकी मोर्चे पर भी चुनौती देते हैं। ये उनका कुल मिलाकर स्टेटमेंट था। अगला टॉपिक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंसी से चलेगी। अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने बात की कि पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी, योग्यता और समावेशी प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर चलेगी। किसी भी बाहरी दबाव की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। कॉलेजियम सिस्टम, न्यायपालिका में विविधता और संतुलन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि समाज के जितने भी वर्ग हैं उनसे न्यायिक नियुक्तियों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल रिजर्वेशन है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट अगर ध्यान से पढ़े तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि समाज के सभी वर्ग, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, न्यायिक नियुक्तियों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। और इन्होंने एक लाइन आगे भी स्पष्ट किया कि नियुक्ति में कोई योग्यता से समझौता नहीं, कि सभी वर्गों की नियुक्ति सुनिश्चित तो की जाएगी सभी वर्गों से, लेकिन योग्यता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें कोई और, या यूं कहें तो रिजर्वेशन जैसा सिस्टम देखने को मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर, कि उसी का एक साइन आप कह सकते हैं, क्योंकि दो बातें सामने निकल कर आ रही है कि सुनिश्चित किया जाएगा समाज के सभी वर्गों से, और फिर अगली लाइन इसकी पुष्टि कर रही है कि समझौता नहीं होगा योग्यता से। कार्यकाल की निरंतरता, जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना साहब थे उनके समय से ये चल रहा है। और ये स्टेटमेंट इसलिए भी आई है क्योंकि जो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त द्वारा व्यक्त की गई चिंता है कि कॉलेजियम में हस्तक्षेप के आरोप में संबोधित करते हुए सभी सिफारिशों को निष्पक्ष रूप से विचार में लिया जाएगा। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी साझा किया कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट में उनके प्रमोशन पर शुरू में कॉलेजियम में असहमति थी, जिसे वरिष्ठ वकीलों के हस्तक्षेप से दूर किया गया। कि बारी तो इन्हीं की थी, लेकिन असहमति थी कि इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए या ना बनाया जाए, तो वो कह रहे थे जो वरिष्ठ वकील थे उनके हस्तक्षेप से दूर किया गया। न्यायपालिका का सामूहिक नेतृत्व, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक विचार दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट केवल कोई एक व्यक्ति या संस्था नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केवल समानों में प्रथम होते हैं, मतलब वहाँ जो बैठे लोग हैं ना उनमें केवल प्रथम होते हैं, बाकी सब लोग बराबर हैं और लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। और ये वक्तव्य भारतीय न्यायपालिका में संवेदनशीलता, स्वतंत्रता की रक्षा और संविधान के मूल के ढांचे की निरंतरता में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो उनकी तरफ से, या यूं कहें तो स्टेटमेंट आई कि हम कुल मिलाकर देखें तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट ये आई है कि हो सकता है कि भविष्य में रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में भी है। इंडिकेशन वही दिख रहा है। ये तो सिर्फ न्यूज एंड ट्रांजेक्शन थे। क्या स्टेटमेंट आई है, अब एक कंप्लीट टॉपिक इस पर, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कैसे आया, कैसे काम करता है, नहीं करता, क्या स्थिति है आपकी, सब देख लेते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति और ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण की प्रमुख व्यवस्था है। और ये क्यों है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ताकि कार्यपालिका यानी कि सरकार सीधा हस्तक्षेप ना कर सके। उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है 124 में, और हाई कोर्ट के लिए है 217 में। और इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और कॉलेजियम सिस्टम कैसे निकल कर सामने आता है? तीन फैसले आते हैं, तीन थ्री जजेस के। पहला आता है 1981 में, जहां परामर्श का मतलब समझाया गया, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना 124 217, यहाँ ये बात है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी लेकिन परामर्श के पश्चात। तो ये परामर्श का मतलब क्या है, इसी को लेकर तीन केस सामने आता है। तो पहले केस में परामर्श का मतलब सिर्फ सिफारिश समझाया गया,
कहा गया। और अंतिम निर्णय कार्यपालिका का होगा, ऐसा स्टेटमेंट आया, ऐसी फैसला है। दूसरा मामला है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993। परामर्श का मतलब अब अनिवार्य सहमति माना गया, कॉलेजियम प्रणाली की नींव रख दी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट नाम फॉरवर्ड करेगा आगे, राष्ट्रपति उसी को साइन करके अपॉइंट करेंगे। तीसरा मामला राष्ट्रपति की सलाह पर 1998 में कॉलेजियम एकदम सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 वरिष्ठतम जज, यानी CJI प्लस 4। और यही स्टेट के लिए स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज। कॉलेजियम कैसे काम करता है? तो हाई कोर्ट में अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सलाह ली जाती है। यहाँ मुख्यमंत्री की सलाह नहीं ली जाती, गलत है, राज्यपाल की सलाह ली जाती है, लेकिन अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय का होता है, हाई कोर्ट का होता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट करना है तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होगा, फिर केंद्र सरकार को सिफारिश भेजेगी, राष्ट्रपति अनुमोदन करेंगे। ट्रांसफर होगा तो केवल सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो सिफारिश करेगा कि किस जज का किस हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है या नहीं करना है। लेकिन केंद्र सरकार एक बार लौटा सकती है, लेकिन कॉलेजियम वही सिफारिश करता है, तो संघ सरकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लेकिन इस कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना भी होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, प्रक्रिया गोपनीय है, आपने किस मापदंड पर सिफारिश कर दी ये सार्वजनिक रूप से अवेलेबल नहीं है। तो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम ट्रांसपेरेंट बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। आंतरिक गुटबाजी, भाई भतीजावाद के भी आरोप लगते हैं, जन प्रतिनिधित्व की कमी, पार्लियामेंट या कार्यपालिका की कोई भूमिका ही नहीं है, विविधता की कमी, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का न्यायपालिका में समुचित प्रतिनिधित्व ही नहीं है। इन्हीं सबको दूर करने के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लाया जाता है। 99वां संविधान संशोधन किया जाता है 2014 में, और NGSC स्थापना होती है, जिसमें एक कमीशन होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 वरिष्ठतम जज, एक कानून मंत्री और दो प्रख्यात व्यक्ति, और ये सिफारिश करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि अपॉइंटमेंट किस जज का या फिर किस नाम को सिफारिश किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के। क्यों? ये NJSC है ना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। अब अगर हाल की घटनाओं में अगर हम देखें तो अभी जो गवई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ट्रांसपेरेंस बढ़ाने के प्रयास किए, जैसे सिफारिशों को सार्वजनिक करना है, भाई इसका नाम हमने सिफारिश कर दिया है। प्रतिनिधित्व, डाइवर्सिटी बढ़ाना, अभी स्टेटमेंट यही आई थी कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा, समयबद्ध निर्णय लेना, सुधार की दिशा में संस्थागत प्रयास, जैसे कि चयन प्रक्रिया, योग्यता के क्या मापदंड होंगे, रिजेक्ट क्यों किए गए, इनको सार्वजनिक किया जाए, महिला, वंचित वर्गों, अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाए, सुझाव देने या पुष्टि प्रक्रिया में भागीदारी, पर निर्णय पर वीटो नहीं। ये सब आपको जुडिशरी एक टॉपिक है, पॉलिटी GS पेपर 2 का एक सेगमेंट है, उसमें जुडिशरी एक कंप्लीट टॉपिक है। कॉलेजियम सिस्टम जुडिशरी का एक हिस्सा है, तो वो यहाँ मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। अगर निष्कर्ष की बात करते हैं तो कॉलेजियम सिस्टम में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की है, क्योंकि अगर ये सिफारिश नहीं करते, संघ सरकार जिसको चाहती है उसको अपॉइंटमेंट दे देती और अपने हिसाब से फैसले हो सकते थे संघ सरकार में, तो ये बात काफी हद तक ठीक है कि कॉलेजियम सिस्टम ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की। लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि चयन प्रक्रिया क्या है पता ही नहीं है, योग्यता किस आधार पर सिफारिश की जाती नहीं मालूम, रिजेक्ट क्यों किया गया नहीं पता। तो गवाई साहब ने यही कहा अभी कि हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसा मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है जो न्यायिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करे, संविधान की भावना के अनुरूप। ऐसा ना हो कि कुछ भी हो, संविधान की भावना के अनुरूप
होना चाहिए। अब मैं जब आंसर लिखते हो ना तो मैं ये कहना चाहूंगा कि संविधान का जिक्र हो, क्योंकि संविधान से बढ़कर ये लेखक के विचार नहीं हो सकते। अगर संविधान उसको मना करता है तो आंसर में नहीं लिखना चाहिए। दूसरी बात, संविधान में नहीं है तो किसी लॉ में है, किसी जज के फैसले में है, मतलब किसी जजेस केस में है, वो सब देखना चाहिए हमें। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस में आखिर में हमने सजेशन या रिफॉर्म लिखने होंगे ना, तब हम लेखक के विचार लिखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रहे। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं, जैसे कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। ये सरासर गलत है। ये थर्ड जजेस केस से सामने आया एकदम स्पष्ट रूप से। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भारत के चीफ जस्टिस के अतिरिक्त 4 वरिष्ठतम जज होते हैं, बिल्कुल बात सही है। न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर निम्न में कौन सा स्टेटमेंट सही है? राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करते नहीं। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर क्यों करेंगे? और आपका भी यहाँ दिमाग दौड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर राज्यपाल यहाँ ऐसे मतलब हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट के लिए राष्ट्रपति ऐसा कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार की अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री सलाह देते हैं क्या? नहीं देते। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी चीफ मिनिस्टर नहीं दे सकता। पहला स्टेटमेंट गलत है। केंद्र सरकार को कॉलेजियम की सिफारिश अस्वीकार करने का अधिकार है, चाहे वह सिफारिश दोहराई जाए नहीं। एक बार रिटर्न किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन अगर दोबारा वही आ रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्या ऑप्शन सही है? तीसरा है, कॉलेजियम सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार करिए। मैंने बोला था मुख्यमंत्री वाला मामला फंसेगा। मुख्यमंत्री नहीं होते। मुख्य, हाँ, चीफ जस्टिस होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम केवल नियुक्तियों के लिए, ट्रांसफर के लिए नहीं होती है भाई, अभी बताया था। चौथा प्रश्न है, एनजेसी एक्ट को पार्लियामेंट ने बनाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म की को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं माना। भाई हिस्सा माना है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। कॉलेजियम प्रणाली संसद के द्वारा कानून पारित करके बनाई गई थी, ऐसा नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका द्वारा न्यायिक व्याख्या से, थर्ड जजिस केस 1998। दूसरा स्टेटमेंट सही है। ये आखिरी प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कि बैकग्राउंड में कुछ नॉइज जैसी आवाज़ सुनाई दे रही हो। कोशिश करेंगे कि अगली बार से वो ना हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।